नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन पर। तो अभी तक आपने क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का पार्ट 2 तक पढ़ लिया। पार्ट 2 में आपने आर्तो चक्र के बारे में पढ़ा कि आर्तो चक्र क्या होता है। आपको पता है कि आर्तो चक्र महिलाओं में होता है और किस में होता है, मादा की प्राइमेटों में होता है। जितने भी मादा की प्राइमेट हैं जैसे बंदर, कपी और मानव। कपी में जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी आते थे, हमने बताया था। और ये आर्तो चक्र की शुरुआत कब होती है, कोई भी फीमेल है उनमें आर्तो चक्र की शुरुआत एक यौनारंभ पे होती है। बोले तो किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज कब आती है, 12 से 13 वर्ष में। तो उनके शरीर में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं जो द्वितीय लिंग के लक्षण के रूप में होते हैं। जैसे एक तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, दूसरी चीज उनके जो हिस्स होते हैं, पेल्विक गडल, उनके भाग चौड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज उनके जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो बढ़ जाता है। और भी उनमें जो आवाज का पतला होना, मधुर होना, ऐसे होता है कुछ चेंजेस। हमने बताया था कि जब किसी महिला में आर्तोचक्र की शुरुआत होती है तो उसे बोलते हैं रजो दर्शन, मीनार्क। और जब आर्तोचक्र की बंद अवस्था होती है उसे बोलते हैं रजो निवृत्ति यानी मीनार्क। ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो कि है निषेचन एवं अंतरोपण, क्लास 12 बायोलॉजी मानव जनन का पार्ट 13। ठीक है। मानव जनन चैप्टर 3 है क्लास 12 का। भाग 13। इस भाग 13 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मानव जनन में जो निषेचन की क्रिया कैसे होती है। हमने बताया था कि मनुष्य में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। हमने देखा था कि नर में नर युग्मक बना था और मादा में मादा युग्मक बना था। अब इन जो युग्मक बना है, इन युग्मक को आपस में हम संलयित कराएंगे। इन युग्मकों का आपस में हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। और यह द्विगुणित युग्मनज से क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और निषेचन से क्या होगा, एक भ्रूण बनेगा और भ्रूण से एक नया शिशु उत्पन्न होगा। क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक नए जीव को उत्पन्न कराना है ना। जैसे मानव जनन, जनन का मतलब होता है उत्पत्ति या उनका निर्माण, और मानव के द्वारा उनका निर्माण। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, निषेचन एवं अंतरोपण। ठीक है। निषेचन एवं अंतरोपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। निषेचन एवं अंतरोपण हमने, अब हम रिवाइज करेंगे। अभी तक आपने जो भी चीज पढ़ा है शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि शुरू में क्या होता है कि मानव जो होता है वो लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और जो मानव होता है वह एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब इसमें नर भाग अलग होते हैं और मादा भाग अलग होते हैं। यानी एक जीव या तो नर होगा या तो वही जीव मादा होगा। इतना तो क्लियर है कि मानव लैंगिक जनन करने वाला एक लिंगी प्राणी है। और इनमें निषेचन कैसा होता है, तो इनमें निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक मतलब इनमें जो निषेचन की क्रिया हो रही है, जो गैमीट बन रही है, वो गैमीट मिलन कहाँ हो रहा है, स्त्रियों में हो रहा है और इनके शरीर में हो रहा है। यानी जो नरयुग्मक और मादायुग्मक बन रहे हैं तो इनका जो बनने का जो प्रोसेस है उनके शरीर में हो रहा है। लेकिन निषेचन जब होता है तो वो भी उनके शरीर में होता है। किसके शरीर में निषेचन होता है, मादा के शरीर में। कुछ समझिएगा इस तरीके से। जैसे हमने देखा कि मानव में क्या होता है, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। एक होता है नर, दूसरा मादा। मानव में क्या होते हैं, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। नर का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से एरो की तरह होता है, और मादा का जो सिंबल होता है वो भी इस तरह से प्लस की तरह होता है। नर में क्या होता है, नर में होता है नर जननांग। क्या होता है, नर जननांग। और मादा में क्या होता है, मादा में होता है मादा जननांग।
क्या होता है? मादा जननांग। नर जननांग में क्या होते हैं? नर जननांग में जो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में होता है उसे बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। और मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। अब देखेंगे कि वृषण को हम क्यों हम इसे प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, क्यों हम इसे प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि हम इसमें क्या हो रहा था, वृषण में एक तो बन रहा था क्या? नर लैंगिक हार्मोन। क्या बन रहा था? नर लैंगिक हार्मोन। दूसरा चीज इसमें क्या बन रहा था? नर युग्मक का बन रहा था। नर युग्मक का निर्माण हो रहा था। नर युग्मक बोले तो जो जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। यही क्रिया इसमें भी होती है। अंडाशय को हम प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। हालांकि अंडाणु अभी इसे नहीं बोलेंगे, द्वितीयक अंडक के रूप में होता है। और यह क्या होता है? कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है। क्या? अंडाशय। कौन सा? मादा लैंगिक हार्मोन। मादा लैंगिक हार्मोन। ठीक है, मादा लैंगिक हार्मोन। नर हार्मोन में क्या होता है? नर हार्मोन में हमने बताया था कि इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन। और मादा में जो हार्मोन निकलता है लैंगिक हार्मोन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। देखिए, मादा में क्या है? इसमें एस्ट्रोजन है, ध्यान रखिएगा। और नर में क्या है? एंड्रोजन है। ये क्या है? नर में लैंगिक हार्मोन है और ये क्या है? मादा में लैंगिक हार्मोन है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि प्राथमिक लैंगिक अब बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। ये जो वृषण है, वृषण में क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है। तो वृषण जो युग्मक होता है, इससे वृषण और अंडाशय में जो युग्मक बनने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होना। अब युग्मकों का निर्माण होना, किसमें युग्मक का निर्माण हो सकता है? नर में और मादा में। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है जो कि टेस्टिस यानी वृषण में होता है, और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसमें होता है ओवरी या अंडाशय में होता है। तो युग्मक जनन में होता है। वृषण में युग्मक जनन को क्या बोलते हैं? वृषण में युग्मकों का निर्माण होना। वृषण में क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा। और इस वृषण में युग्मक बनने की क्रिया को बोलते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन। वृषण में शुक्र जनन के द्वारा क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। और यही अंडाशय में युग्मक जनन के द्वारा क्या होता है? यानी अंडाशय में जब युग्मक बनता है तो इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय में युग्मक बनता है तो इसे बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलते हैं? अंड जनन। अंड जनन के द्वारा क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो शुक्राणु है, यह वृषण में किस भाग में बनता है? शुक्राणु वृषण के किस भाग में बनता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अंडाशय से जो अंडाणु बना है, यानी अंडाणु अंडाशय के किस भाग में बनता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि हम यह बताएंगे अभी। तो वृषण में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में शुक्राणु बनते हैं शुक्रजनक नलिका में। शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका। और अंडाशय में अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में जो अंडाणु बनता है वो बनता है ग्राफियन फोलिकल में। ग्राफियन फोलिकल या ग्राफियन पुटिका बोल सकते हैं। पुटिका लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, ग्राफियन पुटिका में। ग्राफियन पुटिका में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और यह ग्राफियन पुटिका किसमें होती है? अंडाशय में होती है। उसी तरीके से शुक्रजनन नलिका में क्या होता है? शुक्राणु बनता है। और यह शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण बनता है। इतना क्लियर? ठीक है,
तो हमने देखा था कि मानव में कितने गुणसूत्र होंगे, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र मानव में होते हैं। नर में भी बात करें तो नर में भी कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र, क्योंकि ये मानव है। और मादा में भी कितने गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, मानव में आते हैं, ये मादा है। तो नर से क्या बना, नर युग्मक। क्या बना, नर युग्मक, यानी शुक्राणु। शुक्राणु को क्या बोलते हैं, नर युग्मक भी बोलते हैं, नर युग्मक। और अंडाणु को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक भी बोलते हैं, मादा युग्मक। तो ये जो नर है और ये जो मादा है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी नर में जो नर युग्मक बन रहा है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है। तो नर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, नर में के वृषण में नर युग्मक बनता है। और जब नर युग्मक बनता है अर्धसूत्री, अर्ध, अब इसको तोड़िए शब्द को, अर्ध का मतलब होता है आधा, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, और विभाजन यानी गुणसूत्रों का आधा विभाजन, ठीक है। तो जो गुणसूत्र 46 है नर में, उनका आधा विभाजन हो गया, युग्मक बनते हुए आधा विभाजन हो गया। तो क्या हो गया आधा विभाजन में, तो जो 46 है उनमें युग्मक हो गया 23। 46 का आधा क्या होता है, 23, यानी क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है किसमें, वृषण में युग्मक बनते समय। और इसमें भी ऐसे ही होता है, जो मादा 46 गुणसूत्र है, इन मादा जना से जो अंडाशय है, अंडाशय से जो अंडाणु बना है, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो मादा में क्या गुणसूत्र 46 है, तो जो युग्मक बन रहे हैं मादा में, मादा में जो बन रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएंगी। इसमें भी मादा युग्मक में क्या हो जाएंगी, यानी अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमें ये नर युग्मक जो है और ये मादा युग्मक जो है, इनको क्या करना है, आपस में मीट कराना है, आपस में मिलाना है। तो मिला देते हैं, ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक है और मादा युग्मक आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, नर युग्मक। इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आधे गुणसूत्र है। इसको हम 2n से भी डिनोट करते हैं, 2n से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये गुणसूत्रों की संख्या इसमें पूर्ण है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, युग्मनज। ये क्या है, युग्मक। युग्मक देखिए, ये क्या है, अगुणित युग्मक है। क्यों, क्योंकि n गुणसूत्रों की संख्या आधी है, इसको क्या बोल देंगे, अगुणित, अगुणित। ये भी क्या है, अगुणित है, अगुणित है। अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट। और कैसा जाइगोट, 23 अगुणित, 23 अगुणित, ये पूरे मिलेंगे एक में तो क्या बनेगा, 46, 23 प्लस 23 46, 46 गुणसूत्र बनेंगे, 46 गुणसूत्र। और यही युग्मनज बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने की क्रिया को, युग्मनज बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। हो गया, चलिए अब हम समझते हैं निषेचन किस तरह से हम लिखेंगे या इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं निषेचन कैसे होता है। तो निषेचन की हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनने का मतलब लिख देते हैं हम, अगुणित, अगुणित नर युग्मक
नर युग्मक यानी शुक्राणु और अगुणित मादा युग्मक, अगुणित मादा युग्मक जिसे अंडाणु भी बोलते हैं। अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के संलयन को, के संलयन यानी फ्यूजन के संलयन की क्रिया को, संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। वो निषेचन बोलते हैं या निषेचन कहते हैं। अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, क्योंकि अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक के बनने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो लिखेंगे निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? एक, दो नहीं बनता है। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित, एक ही बना है ना, एक द्विगुणित युग्मनज यानी इसे लिख लें 2n बनता है। युग्मनज का निर्माण होता है, बनता नहीं, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। और यह निषेचन जो युग्मनज बना है, जो निषेचन हुआ है, यह निषेचन कहाँ होता है? स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में, स्त्रियों के अंडवाहिनी में होता है। तो यह निषेचन, यह निषेचन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में होती हैं। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में होती हैं। तो फैलोपियन नलिका के किस स्थान पे होती हैं? फैलोपियन नलिका में कुछ जगह होती है, जैसे एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि तुम्बिका और संकीर्ण पथ में होता है, यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच में मान सकते हैं। तुम्बिका संकीर्ण पथ के बीच यानी जंक्शन पे होता है, संधि स्थल पे होता है। तो लिखते हैं यह निषेचन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में, स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, संकीर्ण पथ जंक्शन या संधि स्थल लिख देते हैं, जंक्शन तो इंग्लिश वर्ड हो गया। संकीर्ण पथ संधि स्थल, संधि स्थल पर होता है। यह निषेचन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल पर होता है। बस निषेचन की परिभाषा ये पूरा सटीक है। ये आप जो हम बताए हैं बस उसी के कॉन्सेप्ट के द्वारा ये परिभाषा निकला है, कोई अलग से मैं कोई इधर उधर से मैं लिखा नहीं हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एक एक चीजें समझ में आएंगी। जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं पढ़कर बता रहा हूँ। यानी एनसीईआरटी को मैंने, ऐसा होता है ना कि किताबी कीड़ा बन जाना, एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सको। अगर नहीं समझ आए तो हमारी वीडियो देखो। हमारी वीडियो देखने से आपका एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक क्लास 12th जीव विज्ञान का कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी या उम्मीद है। ठीक है, इतना आप देखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए,
हम क्या समझते हैं निषेचन। तो हम पहले बात करेंगे, पहले हम पहले नलिका बना लेते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका स्थमस है, ये एम्पुला है जो चौड़े भाग होता है, और ये क्या है यहाँ पर इनफंडिबुलम, ये क्या है इसका फिम्बरी है। ये हम पढ़ा चुके हैं मादा जनन तंत्र में, एक एक टॉपिक को बता चुके हैं। अगर नहीं समझ आया तो जाके हमारे वीडियो को देखिए। ये इसका क्या है सर्विक्स है। ओहो, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। ये गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर होते हैं जिसे बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और यहाँ पर परत होती है जिसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर की तरफ एक और होती है परत जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ये और इसे क्या बोलते हैं, ये होता है फिम्बरी। क्या होता है फिम्बरी, ऐसे झालर भी बोलते हैं, झालर। ये क्या होता है अंडाशय। अंडाशय। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है कीपक, या जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। कीपक। ये जो चौड़ा भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, तुम्बिका। तुम्बिका। ठीक है, तुम्बिका होता है। कीपक इनफंडिबुलम, ठीक है, जिसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। तुम्बिका इसे बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या होते हैं, संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ यानी संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीपक, इनफंडिबुलम, एम्पुला और संकीर्ण पथ जंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है गर्भाशय ग्रीवा। और ये क्या होता है, ये इसका होता है योनि। योनि। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं आर्तव चक्र में। आर्तव चक्र में क्या हुआ था, हमें क्या करना है, इस अंडाशय से अंडाणु को मोचित कराना है, तभी तो शुक्राणु आएगा ना। तो जब आर्तव चक्र हम देखे थे उसमें अंडाणु अंडाशय से कब मोचित हुआ था, जब आर्तव चक्र का 14वां दिन, आर्तव चक्र जब स्टार्ट हुआ था तो उनके 14वां दिन, यानी जो एलएच एलएच का जो पीयूष ग्रंथि स्राव होती है, एलएच का जब स्तर अपने उच्चतम स्तर पे होता है, जब एलएच अपने हाई लेवल पे होता है तो क्या होता है, अंडोसर की क्रिया होती है। हमने बताया था जो ग्राफीन पुटक होती है, वो ग्राफीन पुटक क्या होती है, फटती है। फटने से क्या होती है, उनके अंदर जो द्वितीयक अंडक है वो द्वितीयक अंडक बाहर आती है, बाहर आती है। और जो बच्चे को जिस संरचना उसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन करती थी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो क्या करती थी, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को बनाए रखती थी। समझिएगा, हमने बताया था कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बना लेते हैं, लिखने लेते हैं। अंडाशय के अंदर क्या क्या होता है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे बोलते हैं फोलिकल। फोलिकल, या हम बोल सकते हैं अंडाशय पुटका या ओवेरियन फोलिकल। ओवेरियन फोलिकल में देखे थे हम, यहाँ पर कुछ होता था प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, द्वितीय से तृतीय पुटक, तृतीय पुटक एक परिपक्व पुटक बनाता है जिसे बोलते हैं ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फोलिकल। अब ग्राफियन पुटक तो क्या होता है, जब एलएच का स्तर, एलएच का यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का स्तर जब अपने
उच्चतम स्तर पे होता है। तब क्या होता है, यह ग्राफीन पुटक अंडाशय की सतह पर आकर क्या होती है, अंडाशय की सतह पर आकर ऐसे ऐसे आकर फट जाती है। यह ग्राफीन पुटक अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है और इनके अंदर क्या है, देखिए ये जो भी पुटक है ना, ये इनके अंदर पुटक जो है, ये जो पुटक है ना, ये द्वितीयक अंडक है इनके अंदर। ये जो द्वितीयक अंडक है, अंडाशय की सतह पर आकर जैसे ही ग्राफीन पुटक फटती है, तो ग्राफीन पुटक के अंदर द्वितीयक अंडक है, ये बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल आए। द्वितीयक अंडक क्या हुए, बाहर निकल आए। ये कब होता है, 14वें दिन, 14वें दिन, आतो चक्र के 14वें दिन, जब ग्राफीन पुटक अंडाशय की सतह पर आकर फटता है और द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, यानी अंडाशय से अंडाणु, अंडाणु नहीं बोलेंगे, अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु बाहर निकलता है, तो उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग कब होता है, 14वें दिन होता है। कब, जब एलएच का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, अपने उच्चतम स्तर पर होता है। ठीक है, अब इस द्वितीयक अंडक में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, जब इसमें क्या था, एक द्वितीयक अंडक था, अंडाशय में क्या था, द्वितीयक अंडक था। जब ग्राफीन पुटक फटा, जब ग्राफीन पुटक फटा और द्वितीयक अंडक बाहर निकला, तो सबसे पहले कौन कैच करेगा, सबसे पहले यह फिम्बरी से कैच करेगा, फिम्बरी कैच करेगा, यानी फिम्बरी जो है झल रही है इसे पकड़ेगा। अब अंडाणु कैसी संरचना है, जो अंडाणु है, अंडाणु है, ये कैसी संरचना है, अंडाणु जो है ये एक अचल संरचना है। कैसी है, अंडाणु एक अचल संरचना है, यानी अंडाणु के अंदर ऐसे कोई भी संरचना नहीं है जिसके द्वारा वो गति करके फैलोपियन नलिका में एम्पुलरी स्तमक संधि स्थल पर पहुंच सके। तो क्या होता है इनमें, कैसे गति करती है, तो हमने अंडाणु की संरचना में बताया था किस तरीके से अंडाणु अंडाशय से मोचित होकर अंडवाहिनी की फैलोपियन ट्यूब में किस तरीके से पहुंचती हैं। ठीक है, अब पहले हम इसका संरचना देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या संरचना होती है अंडाणु में। जब अब हम इसी पर स्टॉप करते हैं। जब हम देखे थे ग्राफीन पुटक फटती है, तो ग्राफीन पुटक फटने से पहले क्या होता है, देखते हैं अंडाणु की संरचना। जब द्वितीयक अंडक ग्राफीन फोलिकल में रहती है, जब द्वितीयक अंडक ग्राफीन फोलिकल में होती है, तब उनकी संरचना कैसी होती है, और फटने के बाद कैसी संरचना होती है, किसका, द्वितीयक अंडक का। क्योंकि मैं द्वितीयक अंडक बहुत ही इंपॉर्टेंट निश्चय करवाना है ना, तो द्वितीयक अंडक पहले की अवस्था में कैसा था और बाद की अवस्था में कैसी है। तो देखते हैं जो ये क्या है, फोलिकल फटने से पहले है, तो इस फोलिकल को हम जूम करके देखेंगे। इससे पहले हम देखे थे क्या होता है, इसमें होता है एक केंद्रक, एक अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडक। इस द्वितीयक अंडक के बाहर क्या होता है, बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोलते हैं, क्या झिल्ली को क्या बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन, विटेलिन मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ और भी लेयर पाई जाती हैं, और भी परत पाई जाती हैं, और भी परत पाई जाती हैं, जिस परत को कहते हैं क्या है, जिस परत को कहते हैं, इस परत को क्या बोलते हैं, इस परत को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। अब देखिए, ये विटेलिन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक खाली स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेस को, पेरीविटेलिन स्पेस, पेरीविटेलिन स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिपीतिका। क्या बोलते हैं, परिपीतिका, परिपीतिका। और इसको बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन को बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन को पीतकी कला या अंड कला, पीतकी कला या अंड कला, पीतकी कला या अंड कला बोलते हैं किसको, इस विटेलिन मेम्ब्रेन को। ये तो जोना पेल्यूसिडा है, आप इसको जानते हैं, हिंदी नाम भी यही होगा। अब इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर ग्रेनुलोसा की सेल्स पाई जाती हैं। जोना पेल्यूसिडा के बाहर
ग्रेनुलोसा के सेल्स पाए जाते हैं। ये जो जोना पेल्सिटा है ना, जो एक नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ग्रेनुलोसा की सेल्स पाई जाती हैं कुछ इस तरीके से। कुछ ग्रेनुलोसा की सेल्स पाए जाते हैं, जिसे बोलते क्या है, जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। इसको हिंदी में यही लिखेंगे, कोरोना रेडिएटा। अब इस कोरोना रेडिएटा के बाहर क्या होता है? कोरोना रेडिएटा के बाहर थीका की सेल होती है, थीका सेल होती है। थीका सेल क्या होती है? थीका सेल, थीका सेल दो तरह की होती है, एक होता है थीका एक्सटर्ना और एक होता है थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इसे क्या बोलते हैं? थीका सेल, थीका कोशिका, थीका कोशिका। थीका कोशिका में दो होते हैं, एक होता है थीका इंटरना, थीका इंटरना, एक होता है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एक होता है थीका एक्सटर्ना। क्लियर? जब अंडाशय से अंडाणु अभिमोचित नहीं होता, यानी जब द्वितीयक अंडक ग्राफीन पुटिका में, ग्राफीन फॉलिकल में रहती है, तो उनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ये पूरा क्या है? ये पूरा होता है ग्राफीन फॉलिकल। ग्राफीन फॉलिकल, ठीक है। जब ग्राफीन पुटक फटती है तो क्या क्या संरचना लेकर आती है? जब ग्राफीन पुटक फटती है तो द्वितीयक अंडक अपने साथ साथ कौन कौन से पार्ट लेकर आती है? जब ग्राफीन पुटक फटती है तो क्या क्या लेकर आती है, देखिएगा। तब आप लेकर आती है ये पीत की कला, विटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेल्सिडा और पेरीयूटिलिन स्पेस और कोरोना रेडिएटा। ये इतने पार्ट को बाहर लेकर आती है फटते समय। और इसके प्लाज्मा अंडाणु की जो कोशिका द्रव होती है उसे बोलते हैं ओप्लाज्मा। आगे हम बना देंगे, ठीक है। और जो थीका की लेयर होती है, थीका की लेयर क्या होती है? और यहाँ पर एक और स्पेस हो रहा है, देखिए ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस इसे बोलते हैं, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं एंट्रम। कहाँ लिखूं? एंट्रम, एंट्रम बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? ग्राफीन पुटक फटने के बाद ये एंट्रम भी बाहर चले जाते हैं, जो एक कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। ये जो बाहर जो बच जा रहे हैं ये बनाते हैं कार्पस ल्यूटियम। बच्ची कुछ इस रचना जो होती है, जब ग्राफीन पुटक फट जाती है तो इनके साथ ये संरचना आती है, पूरा ये संरचना आती है ये। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इतना समझ में आया? बहुत हम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। तो अब हम बना देते हैं अंडाणु की संरचना, द्वितीयक अंडाणु की संरचना। अंडाणु अभी नहीं बोलेंगे, बताएंगे कब बोलेंगे अंडाणु। देखिए द्वितीयक अंडाणु की संरचना बना रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर अंडाणु का केंद्रक होता था। इस अंडाणु के चारों तरफ क्या पाया जाता था? अंडाणु के कोशिका द्रव होता था। अंडाणु के केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव होता था। इस कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? उप्लाज्मा, उप्लाज्मा, उप्लाज्मा। अब देखेंगे कि ये जो उप्लाज्मा है इसके अंडाणु के बाहर एक झिल्ली होती है। अंडाणु के बाहर क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं वेटेलिन मेम्ब्रेन, वेटेलिन मेम्ब्रेन। अब इस वेटेलिन मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है? वेटेलिन मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक होती है कर्किया में कोशिकाओं का स्तर होता है, जो कि पारदर्शी स्तर होता है, पारदर्शी स्तर होता है। इसको हम इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको पता चले, मिक्स ना हो। इसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। अब देखेंगे ये जो वेटेलिन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा
के बीच में क्या हो रहा है, एक खाली स्पेस है। क्या है, खाली स्पेस है ये, इसे बोलते हैं पेरीविटेलिन स्पेस, पेरीविटेलिन स्पेस, पेरीविटेलिन स्पेस। अब जो ना पेरिसेल्विया के बाहर ग्रेनुलोसा की सेल्स और हो जाती हैं, और ग्रेनुलोसा की सेल्स हो जाती हैं इस तरीके से, ग्रेनुलोसा की सेल्स और हो जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये क्या है, इनका केंद्रक है, इसका केंद्रक, अंडाणु का केंद्रक। ये क्या है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक है। ठीक है, जब क्या होता है देखिए, अब इतना संरचना को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप तो समझ गए होंगे, इसको भी मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, ना करें स्पेस हो जाएगा खाली। तो क्या होता है देखिए, जब मेल एंड फीमेल, देखिए जब मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, आपस में सेक्सुअली कॉन्टेक्ट करते हैं, यानी लैंगिक संपर्क करते हैं, या यूं बोले तो संभोग की क्रिया करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया करते हैं, तब क्या होता है, जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, पुरुष का जो पेनिस है, जो पुरुष का जो शिश्न है, उनसे क्या होता है, स्पर्म यानी वीर्य या सीमन, क्या होता है, सीमन या स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। देखिए ये कोई क्या है, ये क्या है, मेल है, इसको हम मेल से डिनोट कर रहे हैं। ये कोई क्या है, ये है फीमेल, फीमेल। जब आपस में क्या करते हैं, ये आपस में लैंगिक संपर्क करते हैं, जब मेल एंड फीमेल आपस में लैंगिक संपर्क करते हैं, यानी संभोग की क्रिया करते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, तो पुरुष का जो शिश्न है, पुरुष का शिश्न इस महिला के योनि में क्या करता है, डालता है, और उनसे क्या होता है, स्पर्म इस योनि के द्वारा छोड़ता है। ठीक है, जब स्पर्म अब पुरुष के शिश्न द्वारा योनि में छोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये स्पर्म देखिए, ये वीर क्या कर रहा है, जा रहा है योनि में। ये जब पुरुष का जो शिश्न इस फीमेल की वजाइना में प्रेस कर रहा है तो इस सीमन से क्या निकल रहा है, पेनिस से सीमन निकल रहा है। ये सेमिल तेजी से गति करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, गर्भाशय में पहुंचते हैं, और गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में। ये यहाँ से लेकर पूरा भाग क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। अंडवाहिनी के किस स्थान पर पहुंचते हैं, अंडवाहिनी के इस स्थान पर पहुंचते हैं, भूमिका संकेत पर संधि स्थल पे। तब क्या होता है देखिएगा, जब अंडाणु क्या होता है, जब अंडाणु मोचित होता है 14वें दिन, तो क्या होता है, फिम्बरी के द्वारा पकड़ता है, और फिम्बरी के अंदर क्या होती है, इस अंडवाहिनी के अंदर सीलिया लगी होती है, पक्षमार्का लगी होती है, जो इनका अंडाणु को गति कराती है। अब अंडाणु गति करके पहुंचती है कहाँ पर, फैलोपियन नलिका में। जब अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचती है और उसी समय शुक्राणु आता है अंडवाहिनी के संधि स्थल पर, तो ये आपस में मीट करती हैं। मीट करने से पहले एक और भी चीजें होती हैं, कैपेसिटेशन होता है। क्या कैपेसिटेशन होता है, ये देखिए, जब स्पर्म पेनिस के द्वारा छोड़ा जाता है तो उस समय स्पर्म कितना छोड़ा जाता है, जब संभोग क्रिया के दौरान मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली कांटेक्ट में होते हैं, तो जो पेनिस होता है मेल का, वो पेनिस के द्वारा जो सीमन निकाला जाता है, जो वीर्य निकाला जाता है, वो वीर्य कितना होता है, तो वीर्य की बात करें तो वीर्य होता है, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं 200 से 300 मिलियन। कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, यानी 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़। और इनमें से 20 से 30 करोड़ से इनमें से 60% शुक्राणु क्या होते हैं, समान आकार और आकृति के होने चाहिए, समान आकार और आकृति के होने चाहिए, यानी उनका शेप और साइज आकार समान होना चाहिए 60% शुक्राणु का। और 40% शुक्राणु जो होते हैं,
इनमें से 20 से 30 करोड़ में से 40% जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु का क्या होता है, गति भी तेज होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। जब वीर निकलते हैं शुक्राणु 20 से 30 करोड़ निकलते हैं और इनमें से 60% समान आकार आकृति के होने चाहिए और 40% शुक्राणु गतिशील होने चाहिए। अगर ऐसा कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, अगर आपके स्पर्म 6 करोड़ से कम है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका स्पर्म 6 करोड़ से कम है तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएंगे, यानी आप बाध्यता के शिकार हो जाएंगे, आप बांझपन हैं, आप एक बाप या पिता नहीं बन पाएंगे। तो क्या किया जाता है, जब इनमें कमी आ जाती है, जब 6 करोड़ से शुक्राणु क्या हो गए, कम हो गए तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्रिया किया जाता है। देखिए, जब वीर मादा की योनि में छोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं वीर सेचन, वीर सेचन, क्या बोलते हैं, वीर सेचन या इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। लेकिन क्या होता है, जब पुरुष का शुक्राणु कम है, 6 करोड़ से कम है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो क्या होता है, कृत्रिम विसर्जन किया जाता है, यानी पुरुष का शुक्राणु बाहर से निकाला जाता है एक सिरिंज के द्वारा और निकाल कर कहाँ प्रेस करा जाता है, इस स्त्री के वेजाइना में प्रेस करा जाता है। शुक्राणु निकाल कर स्त्री के वेजाइना में प्रवेश करा जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन क्या होता है, इसके पहले हम देख लेते, इतना तो समझ आता है, उससे बोलते हैं जब आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती चाहता है कि नहीं मैं तो संभोग क्रिया नहीं करूंगा, मेरा तो स्पर्म कम है और फर्टिलिटी भी नहीं हो पाएगा, तो क्या किया जाता है, कृत्रिम डॉक्टर के द्वारा कृत्रिम विसर्जन किया जाता है, यानी अलग से शुक्राणु उसमें प्रवेश कराया जाता है मादा की योनि, उसे बोलते हैं कृत्रिम विसर्जन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम विसर्जन या कृत्रिम विसर्जन के बारे में हम पढ़ाएंगे इसके अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है जनन स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, जरूर पढ़िएगा उसको, ठीक है, कृत्रिम विसर्जन। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और हम ध्यान देते हैं इसके ऊपर, जब पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर और ध्यान देते हैं। देखिए, आपको इतना हम बताएं कि जब स्पर्म निकलता है पुरुष के शिशु द्वारा तो कैसे पता चलता है, ये शुक्राणु हो सकता है इधर भी चला जाए, हो सकता है इधर भी चला जाए, मतलब अंडाणु यहाँ से मोचित हुआ तो ये शुक्राणु इधर भी जा सकते हैं ना, इधर भी जा सकते हैं, तो कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे बेचारा, गति करते करते जाएंगे, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि शुक्राणु का लाइफ स्पैन कितना होता है, शुक्राणु का जीवन काल एक फीमेल बॉडी में, ना कि मेल बॉडी में, शुक्राणु का जीवन काल फीमेल बॉडी में कितना होता है, 48 घंटे का, 48 घंटे का। लेकिन अंडाणु की बात करें, एक फीमेल बॉडी की में अंडाणु की बात करें तो उनका लाइफ स्पेन होता है 24 घंटे का, कितने घंटे का, 24 घंटे का। जब ये शुक्राणु पहुंच जाती है इस वाले अंडवाहिनी में, मान लीजिए यहाँ पर अंडाणु मोचित नहीं हुआ, इस अंडाशय से अंडाणु मोचित हुआ, तो यहाँ पर शुक्राणु जाकर क्या करेंगे, वेट करेंगे अंडाणु की कि अब अंडाणु आएगा, अब अंडाणु आएगा, अंडाणु आया ही नहीं तो क्या होगा, अरे भाई इसका मृत्यु हो जाएंगी, क्योंकि 48 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका लाइफ स्पेन खत्म, अंडाणु सॉरी शुक्राणु मर जाएगा। तो कैसे पता चलता है कि अंडाणु मोचित इस तरफ हुआ है और अंडाणु इधर आया है, इधर नहीं आया है तो हमें इधर ही जाना चाहिए, शुक्राणु कैसे पता चलता है, तो शुक्राणु ये पहले हम शुक्राणु की संरचना बनाएंगे। ये जो शुक्राणु होता है, भाई शुक्राणु है, इसका हेड पार्ट, शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, ये ध्यान रखिए, हेड पार्ट, ठीक है, नेक पार्ट, मिडिल पीस और टेल, यानी शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। तो शीर्ष भाग में क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो टोपी में संरचना होती है, गाजिका से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पर केंद्रक होता है, और यहाँ पर क्या होती है, कुछ स्टाइल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया लगी होती है, जिनको ऊर्जा प्रदान करती है पूंछ के द्वारा, ठीक है। तो इन इन शुक्राणु के जो सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है, इन शुक्राणु के चारों तरफ एक और झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शुक्राणु के चारों तरफ एक और झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली लिख देते हैं हिंदी में, प्लाज्मा झिल्ली। जब यह शुक्राणु मादा की योनि में पहुंचते हैं तो उसमें प्लाज्मा झिल्ली से एक केमिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। क्या निकलता है? एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन जब शुक्राणु वजाइना में प्रवेश करते हैं तो उसमें शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली से एक केमिकल निकलता है, एक रसायन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। और उसी समय जब अंडाणु मोचित होता है, अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन नलिका में आता है, तो अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय से भी एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन अंडाशय से केमिकल रिलीज हुआ और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल रिलीज हुआ। ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल ये शुक्राणु और अंडाणु को आसंजन को बताता है। यानी आसंजन मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु है इनको पता चले कि शुक्राणु आ रहा है अंडाणु के पास, इसीलिए केमिकल रिलीज करती है ताकि शुक्राणु को पता चले कि हमको इसी दिशा में जाना है। ठीक है, केमिकल क्या करता है? शुक्राणु को दिशा बताता है कि किधर जाना है, किधर अंडाणु मिलेगा निषेचन करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखेंगे, आज इसको मिटाना नहीं था, कोई बात नहीं, बना लेंगे फिर से। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, शुक्राणु जो होते हैं वो निकलते कितने हैं? शुक्राणु निकलते हैं 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? शुक्राणु निकलते हैं प्रत्येक स्खलन में। संभोग की क्रिया के दौरान पुरुष के शुक्राणु 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। तो क्या 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पहुंचते हैं क्या यहाँ पे? है? क्या 200 से 300 शुक्राणु इस वजाइना के द्वारा अंडवाहिनी में अंडाणु के पास पहुंचते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? एक ही अंडाणु से एक ही शुक्राणु को मिलाना है। इतने 200 से 300 मिलियन शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच तो सकते नहीं। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि इनमें से केवल 100 से 200 शुक्राणु केवल पहुंचते हैं। कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में। लेकिन इनमें से भी क्या हो जाते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? 200 से 300 मिलियन में से 100 से 200 शुक्राणु पहुंचते हैं और बाकी क्या हुए? 200 से 300 मिलियन जो शेष नष्ट हो गए। क्या तो नष्ट कैसे हो गए? जैसे शुक्राणु क्या करते हैं, इस वेजाइना में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? कुछ एसिडिक होने के कारण कुछ मैक्सिमम शुक्राणु क्या होते हैं? वेजाइना में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी शेष शुक्राणु जो बचते हैं वो क्या होते हैं? शेष शुक्राणु जो होते हैं इनके भीत में क्या होता है? देखिए, वेजाइना की जो भीति होती है, वेजाइना की वे भीति होती हैं। जैसे वेजाइना की भीति में क्या होती हैं? जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई भी अलग से फॉरेन पार्टिकल जैसे आते हैं, जैसे कोई भी अलग से हार्मफुल पार्टिकल आते हैं तो क्या होता है? उन हार्मफुल पार्टिकल को हमारे बॉडी में एक होता है WBC। वो WBC क्या करता है? जो भी पार्टिकल आए हैं उनको पहचानता है कि हमारे बॉडी में हार्मफुल है क्या, नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, उनके प्रति क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है और उनको हार्मफुल होने से, नष्ट होने से बचाता है। यही इसमें भी होता है। जैसे ही शुक्राणु आते हैं फीमेल में, फीमेल की बॉडी में, तो वेजाइना के भीतर पर कुछ जो कोशिकाएं होती हैं जैसे WBC होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? WBC होती है। WBC क्या करती है? शुक्राणु को पहचानती है। इनको लगता है कि शुक्राणु कोई अलग से फॉरेन पार्टिकल है, कोई अलग से हार्मफुल पार्टिकल है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए क्या करती है? इनके प्रति एंटीबॉडी बनाने लगती हैं और एंटीबॉडी बनाकर इनको मार देती हैं। तो क्या होती है? मैक्सिमम शुक्राणु तो कहाँ पर नष्ट हुए? इस वेजाइना के पीएच एसिडिक होने के कारण, क्योंकि वेजाइना का जो पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, इस कारण से वो मर जाते हैं। और जो मिनिमम शुक्राणु कहाँ पर नष्ट होते हैं? मिनिमम शुक्राणु जो नष्ट होते हैं वो होते हैं वेजाइना की भीति पर। और जो बाकी जो शेष शुक्राणु आगे जिनके अंदर गति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो आगे चलकर क्या होते हैं? कुछ यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं, इस गर्भाशय से भीतर से कुछ ऐसे और भी रसायन सिक्रेशन होते हैं जो क्या करती हैं? इन शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली है इनको क्या करती हैं? वीक कर देती हैं, गला देती हैं। और इनके साथ साथ क्या करती हैं? इनसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन प्लाज्मा झिल्ली से बाहर निकाल लेती हैं। जैसे ये शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली
वीक होती है तो उनके साथ साथ क्या करती हैं, ये रसायन इन शुक्राणु के प्लाज्मा झिल्ली से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी बाहर निकाल लेती है। अब सवाल ये उठता है कि प्लाज्मा झिल्ली तो नष्ट हो गए, तो क्या अब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे? नहीं, ये भी इनका फायदा है। अगर ये प्लाज्मा झिल्ली नष्ट हो गए हैं तो इनका फायदा क्या है? देखिए फायदा क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इन शुक्राणु के जो ये जो शीर्ष भाग में जो ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो गाल्गी का एसिड मिलकर बना होता है, इनमें कुछ जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। जल अवघटनीय एंजाइम ये क्या करते हैं? जल अवघटनीय एंजाइम जो होते हैं, ये जो अंडाणु की जो भीति है, जो अंडाणु की भीति है, जैसे कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा और जिनका बेटेलिन मेम्ब्रेन, इनको नष्ट करने का काम करता है। जो जल अवघटनीय एंजाइम जो होता है वो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा या बेटेलिन मेम्ब्रेन को, जो अंडाणु की जो भीति है, उनको नष्ट करने का काम करता है, जिससे वो अंडाणु के अंदर जो ये केंद्रक है वो शुक्राणु केंद्रक पहुंच सके। लेकिन जो और भी शुक्राणु जैसे प्रवेश करते हैं, जो बाकी शेष इन सभी चीजों से बचकर प्रवेश कर जाते हैं, इन फैलोपियन नलिका के इन जो एम्पुलरी स्थमक जंक्शन है, जिसमें जहां पर अंडाशय आता है निषेचन स्थल पर, तो वहां पर जैसे ही शुक्राणु आता है, मान लीजिए कुछ शुक्राणु आए ऐसे, तो इनमें से मान लीजिए एक शुक्राणु आया ऐसे और इनके अंदर क्या कर लिया? निषेचित कर लिया। तो अब हम इनके डायग्राम को क्या करेंगे, इतना तो हम हटाएंगे समझाने के लिए कि निषेचन कैसे अब हुआ। देखिए होता क्या है, एक काम करते हैं, हम इसको पूरे रच कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए होता क्या है, हमने बताया कि जो अंडाणु की संरचना होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसे ये अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु का केंद्रक है। ये क्या है? अंडाणु का प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये अंडाणु के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को कहा जाता है बेटेलिन मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? बेटेलिन मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक नॉन सेलुलर कोशिका पाई जाती है, नॉन सेलुलर कोशिका पाई जाती है। इस तरीके से नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट कोशिका पाई जाती है, अकोशिकीय पारदर्शी कला पाई जाती है। इस बेटेलिन मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट कोशिका पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। अब देखिएगा, ये जो बेटेलिन मेम्ब्रेन है और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं पेरीवेटेलिन स्पेस, पेरीवेटेलिन स्पेस। देखिए जोना पेल्यूसिडा के बाहर और भी कोशिका पाई जाती हैं जो ग्रेनुलोसा सेल की बनी होती हैं। ये जोना पेल्यूसिडा के बाहर और भी कोशिका की लेयर पाई जाती हैं जो कणिका में कोशिकाओं की बनी होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल की बनी होती हैं। हम इस तरीके से बना देते हैं, कणिका में कोशिकाओं की या ग्रेनुलोसा सेल की बनी होती हैं। इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। देखिए ये जो हम पूरा जो नाम लिख रहे हैं ना, ये हिंदी में भी ये लिए है। कोरोना रेडिएटा को कोरोना रेडिएटा ही बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा को जोना पेल्यूसिडा ही बोलते हैं, लेकिन पेरीवेटेलिन को बोलते हैं परिपीतिका। इसको क्या बोलते हैं? पीत की झिल्ली। ये क्या है? ये इसका है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कौन सा? प्लाज्मा, प्लाज्मा। ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक ही है। क्या होता है, जब शुक्राणु जैसे ही आते हैं, शुक्राणु लगभग
मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पर 50 से 60 करीबन शुक्राणु आए हैं। ऐसा है ही नहीं कि 50 से 60 ही शुक्राणु आएंगे, बहुत से आ सकते हैं। हमने बताया ना 200 से 300 मिलियन में से लगभग 100 से 200 शुक्राणु क्या आते हैं, जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ शुक्राणु जो नष्ट हो जाते हैं मैक्सिमम, लगभग वेजाइना के पीएच एसिडिटी के कारण, और मिनिमम शुक्राणु नष्ट होते हैं वेजाइना की जो भित्ति होती है ल्यूकोसाइट के कारण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इनसे जो शेष बचकर जो शुक्राणु अंडाणु के पास आते हैं, क्या होता है देखिए, जब कई शुक्राणु, देखिए क्या होता है, ये सभी जो शुक्राणु है ना, ये सभी शुक्राणु इस अंडाणु के जो बाहर की लेयर है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, इन सभी लेयर को क्या करते हैं, ये भेदने की कोशिश करते हैं। ये जो सारे शुक्राणु है ना, ये अंडाणु के जो भी लेयर है, इन लेयर को भेदने की कोशिश करते हैं, यानी अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। होता क्या है, जब देखिए, जब ये शुक्राणु, बहुत से शुक्राणु एक अंडाणु के पीछे पड़ जाते हैं, यानी जब बहुत से शुक्राणु एक अंडाणु को गलाने की कोशिश करते हैं, तो इनको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, यानी बहु शुक्राणुता। क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, बहु शुक्राणुता, बहु शुक्राणुता। लेकिन जब इनमें से कोई ऐसा शुक्राणु जो गति करने में बहुत तेज है, यानी इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है और ये अधिक गति करता है, तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये शुक्राणु क्या करता है, ये शुक्राणु इन कोरोना रेडिएटा को गलाया। अब कोरोना रेडिएटा गलाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला एंजाइम कौन सा है, कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम, जो कहां से निकलता है, शुक्राणु के एक्रोसोम से निकलता है। जब ये गलाता है ये कोरोना रेडिएटा को, इस शुक्राणु का एक्रोसोम, तो ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। अब किसको गलाएगा, अब ये गलाएगा, ये कौन सा लेयर है, जोना पेलिसिडा का। अब जोना पेलिसिडा को शुक्राणु गलाएगा, अंडाणु की जोना पेलिसिडा की लेयर को शुक्राणु गलाएगा। तो इन जोना पेलिसिडा को गलाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, जोना लाइसिन एंजाइम, जोना लाइसिन, या एक और एंजाइम निकलता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये जोना पेलिसिडा को गलाने वाला एंजाइम जोना लाइसिन, वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकालता है, कौन, ये शुक्राणु का एक्रोसोम, तो प्रवेश करता है और आगे इस तरीके से प्रवेश करता जाता है। देखिए ये शुक्राणु प्रवेश करता गया जोना पेलिसिडा के लेयर को गलाते हुए। अब ये प्रवेश करते करते जैसे ही ये क्या है, जैसे ही वेटेलिन मेम्ब्रेन से पहला शुक्राणु टच करता है, तो क्या होता है, यह वेटेलिन मेम्ब्रेन को विध्रुवीकरण कर देता है, यानी डीपोलराइजेशन कर देता है। यह शुक्राणु जैसे वेटेलिन मेम्ब्रेन से टकराता है, तो वेटेलिन मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डीपोलराइजेशन कर देता है। डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है, ये जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु, बहुत से जो शुक्राणु आते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्या होते हैं, ये जैसे शुक्राणु प्रवेश कर देंगे, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए, तो जैसे ये विटेलिन मेम्ब्रेन तक पहुँचे तो विध्रुवीकरण हो जाता है। अब यह शुक्राणु धीरे धीरे इन कोशिका द्रव में पहुँच जाते हैं। शुक्राणु पहुँचते नहीं है, देखिए शुक्राणु का केवल केंद्र पहुँचता है, हमने वो बताया था इसका किस तरह प्रवेश कर रहा है। ये शुक्राणु का क्या हुआ, केंद्र पहुँच गया, किसमें, अंडाणु के उपराज में। तो क्या होता है, जैसे पहुँचता है तो इन वेटेलिन मेम्ब्रेन से एक रसायन स्रावित होता है, इस तरीके से रसायन स्रावित होता है। ये रसायन क्या करता है, इसके बाहर देखिए क्या होता है, ये ना पेलिसिडा है ना, जोना पेलिसिडा है ना, इन जोना पेलिसिडा के बाहर एक रिसेप्टर लगे होते हैं जिसे बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर, जोना पेलिसिडा 3 रिसेप्टर। जैसे ही शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के कोशिका द्रव्य उपलाय में पहुंचता है, तो क्या होता है, उनसे रसायन निकलता है वेटेलिन मेम्ब्रेन से। यह वेटेलिन मेम्ब्रेन से जो रसायन निकला है पहुंचता है जोना पेलिसिडा की लेयर पर, जो होती है ZP3 रिसेप्टर। यह मानव के शुक्राणु को पहचानने का काम करती हैं। अगर कोई भी जैसे बैल, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, इन सब का जो स्पर्म आता है, मान लीजिए कोई जासूसी करके फीमेल बॉडी में प्रवेश करा दिया इन जानवरों का स्पर्म, तो स्पर्म जो अंडाणु होती है इनको पहचानने का काम करती है। अंडाणु के बाहर जो रिसेप्टर होती है ZP3 जोना पेलिसिडा रिसेप्टर, ये पहचानती है कि ये मानव का शुक्राणु है
तब इनको प्रवेश करने देती है। अगर मानव शुक्राणु नहीं है तो इनको प्रवेश करने नहीं देती हैं, वो वहीं पर शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब रसायन निकलते हैं तो जोना प्लेसिडा पर जो ZP3 रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर को नष्ट कर देती हैं। जो रसायन निकली हैं वेटिल मेम्ब्रेन से, जोना प्लेसिडा पर जो रिसेप्टर है इनको नष्ट कर देती है। देखिए नष्ट कर दी। जब नष्ट हो जाती हैं तो क्या होता है, बाकी के जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। देखिए यहीं से होता है कि जो रसायन है वो क्या करती हैं, इनको जब नष्ट कर देती हैं ZP3 रिसेप्टर को, तो बाकी के जो शुक्राणु होते हैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, हमने बताया था लाइफ स्पेन शुक्राणु कितना है, 48 हावर्स का, 48 घंटे का। जब 48 घंटे से पर पहुंचते हैं या जब 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते तो जाहिर सी बात है इनकी डेथ हो जाती है, तो बाकी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए जैसे ये शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के अंदर उपराज में पहुंचा तो क्या होता है, तब जो ये द्वितीयक अंडक का जो केंद्रक है ना, हमने बताया था ये द्वितीयक अंडक का जो केंद्रक है इसमें क्या हुआ था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हुआ था, पूर्ण हो गया था, और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के लिए यह प्रेरित हुआ था। यानी इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हुआ था, हो गया था, लेकिन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट रुक गया था। तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ था इसमें जो कोशिका बनी, छोटी कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका बोलते हैं प्रथम ध्रुवी पिंड, और बड़ी कोशिका बोलते हैं द्वितीयक अंडक। तो इसमें क्या होता है, प्रथम ध्रुवी पिंड नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है द्वितीयक अंडक में, अब देखिए जैसे इस अंडाणु पहुंचा है शुक्राणु का केंद्रक के पास, तो क्या होता है द्वितीयक अंडक में अब होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होता है तो क्या बनाता है, एक बनाता है छोटी कोशिका, एक बनाता है बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका क्या बोलते हैं, बड़ी कोशिका को बोलते हैं अंडाणु, और छोटी कोशिका बोलते हैं द्वितीय ध्रुवी पिंड, ये भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है। जब यह शुक्राणु का केंद्रक जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो इसे बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, और अंडाणु का जो केंद्रक है उसे बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। देखिए जब हमने बताया ना द्वितीयक अंडक ही है, द्वितीयक अंडक का केंद्रक में जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो दो कोशिका बनाती हैं। इन दोनों कोशिका में दो केंद्रक होंगे, एक द्वितीय ध्रुवी पिंड, एक अंडाणु। तो दो कोशिका बनाती हैं, एक द्वितीय ध्रुवी पिंड, एक तो नष्ट हो जाती है, और एक बड़ी कोशिका बनाती है, बड़ी कोशिका। ये देखिए ये दोनों जब केंद्रक मिलते हैं अंडाणु और शुक्राणु का तभी बनता है ये, और तभी होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो दो कोशिका बना ली इस तरीके से, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका। अब छोटी कोशिका नष्ट हो जाती है और बड़ी कोशिका एक बना लेती हैं। अब ये बड़ी कोशिका क्या बन जाती हैं, एक अंडाणु बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, एक अंडाणु बन जाती हैं। इतना समझ में आया। देखिए अब ये निषेचन हो गया। अब क्या होगा, निषेचन होगा। यानी क्या होगा, ये शुक्राणु क्या है, एक अगुणित संरचना है, ये भी क्या है, युग्मक है, और अंडाणु भी क्या था, एक अगुणित है, ये भी क्या है, एक। तो हमने देखा क्या, अगुणित नर युग्मक यानी शुक्राणु। क्या हुआ इसमें, अगुणित यानी यन लिख देते हैं, यानी अगुणित यन क्या है, शुक्राणु। अगुणित यन यानी शुक्राणु का केंद्र क्या है, एन है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 23 है। और क्या हुआ, शुक्राणु तो का केंद्र तो है, लेकिन अब अंडाणु से प्रवेश किया है, और अंडाणु का जो गुणसूत्र की संख्या है वो है 23, यानी ये भी अगुणित है। अंडाणु भी क्या है, अगुणित है, यानी गुणसूत्र संख्या आधी है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले, तो ये तो क्रिया हुआ ना निषेचन का। शुक्राणु और अंडाणु आपस मिले तो क्या हुआ, निषेचन हुआ। और द्विगुणित, ये द्विगुणित का निशान है, डिप्लॉइड, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। क्या हुआ, द्विगुणित युग्मनज बना। यानी अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु, यानी
अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज निर्माण होता है। और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है। देखिए निषेचन के दौरान ही क्या होता है, देखिए निषेचन के दौरान ही यह तय हो जाता है कोई जो शिशु उत्पन्न होगा वह नर होगा कि मादा होगा। निषेचन के दौरान ही यह तय हो जाता है जो शिशु पल रहा है वह शिशु लड़का होगा कि लड़की होगा। आइए देखते हैं। समाज में इतना भ्रांतियां हैं कि अगर कोई महिला स्त्री को जन्म दे देती हैं तो उनके परिवार वाले क्या करते हैं, उन इस महिला को दोष देते हैं कि स्त्री को जन्म दिया है। अब उनको क्यों दोष दे रहे हैं? उनके स्त्री महिला को दोष नहीं देना चाहिए था, वो दोष है पुरुषों का। पुरुषों के द्वारा ही तय हो पाता है कि कोई जो शिशु है वो नर है कि मादा। आइए समझते हैं अच्छे तरीके से, इसको एवरेज करते हैं। तो हम देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया है तो हमें लगा कि आपको बता दूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। होता क्या है, देखिए मनुष्य के जो शरीर है, उन मनुष्य के शरीर में हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, यानी मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में दो तरीके से गुणसूत्र होते हैं। टोटल तो 46 होते हैं, यानी 46 होते हैं, लेकिन उनमें दो तरीके से गुणसूत्र होते हैं। एक होते कायिक गुणसूत्र या उसी को हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। जो क्या करते हैं, यह लिंग गुणसूत्र के द्वारा पता चलता है कोई शिशु नर होगा कि मादा। समझते हैं इस तरीके से। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र, मनुष्य की कोशिकाओं के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। एक जीव है, एक जीव के शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, जो कि मनुष्य है। 46 में क्या होता है, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। 46 गुणसूत्र में इसको हम जोड़े में बोलेंगे, तो जोड़े में बोलेंगे 23 जोड़े या 23 जोड़ी। ये मत पूछिएगा, कंफ्यूजन ना होइएगा कि कोई एग्जाम में आ गया कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आप 46 मत चूज कीजिएगा। जोड़ी जब पूछेगा तो 23 लगाइएगा, लेकिन अगर इस तरह पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 कीजिएगा। ये बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं। तो हम देखें जो 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे कोशिकाओं में, वो दो तरीके से होते हैं। दो तरीके से होते हैं। एक जो होता है, एक गुणसूत्र जो होता है उसको बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक या कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को बोलते हैं एलोसोम, एलोसोम्स। जो 46 गुणसूत्र में से जो दैहिक गुणसूत्र है वो होता है 44। 46 गुणसूत्र में से जो 44 गुणसूत्र होता है उसे बोलते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और जो दो गुणसूत्र बचा, दो गुणसूत्र उसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होता है और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है यह नर और मादा में अलग अलग होता है, लेकिन जो 44 गुणसूत्र होता है यह नर एवं मादा में समान होता है। 44 गुणसूत्र को हम दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्यों बोले?
क्योंकि जो हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो 44 गुणसूत्र से हैं, केवल शिशु उत्पन्न करने वाले युग्मक को छोड़कर। यानी जो भी हमारे शरीर में जितने भी गुणसूत्र हैं वो जो भी हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं, हमारे अंग तंत्र, हमारे जो भी कोशिकाएं बन रही हैं, जो भी नष्ट हो रही हैं, उनमें क्या हो रही है, ये 44 गुणसूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो शिशु उत्पन्न करने के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र के कारण ही पता चल पाता है कोई शिशु नर होगा कि मादा। तो 44 गुणसूत्र यानी हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, और लिंग गुणसूत्र का मतलब हमारे शरीर की युग्मक कोशिकाएं, यानी युग्मक कोशिकाएं हमारे क्या है, लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है। और युग्मक कोशिकाओं को छोड़कर जो बाकी शेष गुणसूत्र बच रहे हैं उसे बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। और दैहिक गुणसूत्र क्या होते हैं, ये नर एवं मादा में समान होते हैं। नर एवं मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। नर एवं मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। कौन, दैहिक गुणसूत्र। और ये क्या होते हैं, नर और मादा में विभिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, नर एवं मादा में भिन्न होते हैं। ये समझिएगा, नर एवं मादा में भिन्न होते हैं। कौन, लिंग गुणसूत्र। 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान है, लेकिन लिंग गुणसूत्र भिन्न है। अब दो गुणसूत्र जो बच्चे हैं यानी 45 और 46, तो इनमें होता है एक यक्स और होता है वाई, और होता है एक यक्स एक्स एक्स। अगर हम नर में बात करें, देखिए नर में जो दैहिक या काय गुणसूत्र होता है वो होता है 44। ये जो यक्स एक्स होता है ये मादा का होता है, ये नर का होता है। तो जो नर का जो दैहिक गुणसूत्र है वो 44 है, और लिंग गुणसूत्र क्या है, ये क्या है, ये नर का है, ये क्या है, मादा का है। नर का क्या है, एक्स वाई है, क्या है, लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। और यही मादा की बात करें, मादा में, तो मादा में जो 44 गुणसूत्र हैं ये तो समान ही रहेंगे, और जो लिंग गुणसूत्र दो है वो क्या है, एक्स एक्स, क्या है, एक्स एक्स। ये देखिए, ये क्या था, नर में था। अब देखिएगा, ये जो नर और मादा है ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, जनक है। अब इनसे युग्मक बनाना है। क्या युग्मक बनेगा, युग्मक बनते समय हमेशा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब भी युग्मक बनता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मक बनेगा, क्या युग्मक बनेगा, नर में क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है। नर युग्मक बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है। और जब युग्मक बनेगा तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये क्या है, टोटल मिला के क्या हुआ, 44, 45, 46, ये 46 गुणसूत्र हैं जनक में। लेकिन युग्मक बना तो आधा हो जाएगा गुणसूत्र, जिसे बोलते हैं नर युग्मक को शुक्राणु, तो आधी गुणसूत्र हो जाएगा, यानी 23, जिसे n के द्वारा डिनोट करते हैं, इसे 2n के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जो नर युग्मक जो शुक्राणु बनना अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हो जाएगा, इनके जो गुणसूत्र हैं 44 के जगह क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और एक्स वाई तो एक्स वाई ही रहेंगे, 22 प्लस एक्स वाई, क्योंकि क्या है, लिंग गुणसूत्र है ना, क्या है, लिंग गुणसूत्र है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मादा, मादा में जो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, उसे बोलते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। अब ये अंडाणु में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है, 23 हो जाती है, यानी n हो जाती है। यहाँ पर क्या था, 46 गुणसूत्र था, यानी 2n गुणसूत्र था। जब विभाजन होता है तो यहाँ पर 44 क्या हो जाती है, आधी गुणसूत्र यानी 22 हो जाती है। और लिंग गुणसूत्र तो अलग रहता है, ये एक्स एक्स। इस तरीके से होगा युग्मक कोशिकाओं में, और इस तरीके से होगा पेरेंट की कोशिकाओं में। अब इन्हीं दोनों को हम मिलाएंगे और मिलाकर एक नए शिशु का लिंग निर्धारण की क्रिया को समझेंगे। इतना समझ में आया होगा आपको।
आप देखते हैं कि जो हमने देखा कि जो मनुष्य हैं उसमें क्या है 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र। अब मनुष्यों में दो लोग आ सकते हैं, या तो नर या तो मादा, नर या तो मादा। नर में क्या होता है, नर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, यानी 44 प्लस एक्स वाई। और मादा में क्या होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये क्या है दैहिक गुणसूत्र, ये क्या है लिंग गुणसूत्र। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएंगी, यानी शुक्राणु बनेंगे तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा, आधी हो जाएगा, यानी 22 प्लस एक्स वाई। इसको इसको हम नहीं लिखते हैं, आप इतना समझ गए होंगे, इसको हम नहीं लिखते, आप इतना समझ गए होंगे। हम शुक्राणु लिख देते हैं एक्स और वाई इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, मादा युग्मक यानी अंडाणु बनेगा। और अंडाणु में क्या होगा, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएंगी। इसमें क्या है, आधी हो गई गुणसूत्र संख्या, इसमें भी क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी गुणसूत्र संख्या। अब हम 44 है तो 22 हो जाएगा, और एक्स अक्ष तो रहेगा ही, तो इसमें लिख देते हैं एक्स और एक्स। अब देखिए, जब नर का शुक्राणु, जब नर का यक्ष शुक्राणु मादा के यक्ष अंडाणु के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों समान है, ये क्या होंगे समयुग्मज यानी होमोगेमस, ये क्या है विषम युग्मज यानी ये असमान है, भिन्न है, तो इसे बोलेंगे हेटेरोगेमस। जब यह पुरुष का यक्ष शुक्राणु मादा के यक्ष अंडाणु के साथ संलयित होगा, इस तरीके से जब नर का यक्ष शुक्राणु मादा के यक्ष अंडाणु के साथ संलयित होगा तो वो बनेगा यक्ष यक्ष, यक्ष यक्ष यानी पुत्री पुत्री। जब नर का यक्ष गुणसूत्र अंडाणु के यक्ष गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो बनेगा पुत्री, क्या बनेगा, पुत्री यानी पुत्री। अब जब नर का वाई शुक्राणु मादा के यक्ष अंडाणु के संलयित होगा तो बनेगा यक्ष वाई, क्या बनेगा, यक्ष वाई, क्या बनेगा, यक्ष और वाई। अब जब नर का वाई शुक्राणु और मादा का यक्ष अंडाणु के साथ संलयित होगा तो क्या बनेगा, यक्ष वाई। ये क्या होगा, एक्स वाई क्या है, यह पुत्र है यानी लड़का है, ये क्या है भी, ये भी पुत्र है यानी लड़का है। तो हुआ ना 50% क्या हुआ, 100% मान ले तो 50% क्या हुआ, 50% लड़की हुई, लड़की हुई, और 50% क्या हुआ, लड़का हुआ। इस तरीके से किसी भी शिशु में लिंग का निर्धारण होता है। अब भ्रांतियां तो दूर होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में। जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो लोग कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये आपको जानना जरूरी है ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके, आपको कोई भ्रम न पैदा हो सके, अब और अंधविश्वासों को दूर करें। इस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि विपरीत लिंग किसके पास है, नर के पास, और मादा के पास क्या है, समान लिंग है, समान लिंग गुणसूत्र है। तो जाहिर सी बात है कोई भी लिंग गुणसूत्र इसके साथ मिलेगा तो कोई चेंज आने वाला नहीं, वो मादा ही बनेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, विभिन्न है, अगर इसमें कोई चेंज है तो लड़का बन सकता है। जैसे इसमें वाई है तो वाई अगर इसके साथ मिलेगा तो लड़का बन सकता है। जब लड़का बनता है तो उसमें कुछ डिजीजेज होने के भी चांस होते हैं। अगर गुणसूत्र 46 है, अगर 46 से 47 हो गए, अचानक एक बढ़ गए और बढ़कर क्या हो गए 47 हो गए, तो एक क्या होता है, गुणसूत्री डिजीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं गुणसूत्र रोग। उस रोग को बोलते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये बहुत से खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या में एक अधिक बढ़ जाता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, जो कि एक आनुवांशिक है और ये लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। ये आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 8 में, जो कि जीव विज्ञान क्लास 12 का है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम पढ़ाऊंगा अच्छे से। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में
इसमें जब यक्ष गुणसूत्र बढ़ता है, अगर मान लीजिए 46 गुणसूत्र में अगर यक्ष गुणसूत्र अधिक बढ़ा तो क्या होता है, पुरुष का जो शरीर है वो मादा की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर वाई जुड़ गया तो जो होगा वो पुरुष जो होगा वो बाझपन हो जाता है, यानी संतान पैदा नहीं कर सकता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर एक बात हुआ, अगर 46 गुणसूत्र में एक कम हो गया तो क्या होगा, एक कम हो गया तो भी रोग है, यानी 45 हो गया तो भी रोग है। उसे बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी आनुवंशिक रोग है जो लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। ये पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, मैं तो वैसे ही बता दिया कि कुछ बढ़ता है तो कौन सा रोग हो जाता है, कुछ गुणसूत्र की कमी आती है तो कौन सा रोग हो जाता है। इसमें भी है 44 गुणसूत्र में जो दैहिक गुणसूत्र है, इसमें भी क्या होता है, अगर 21वें जोड़े में कुछ कमी आई तो भी रोग है, अगर 18वें जोड़े में कमी आई तो भी रोग है, अगर 13वें जोड़े में आई तभी रोग है। इस तरीके से ये आपको बताएंगे। तो इतना समझ में आया कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्र के कारण होता है, क्योंकि पुरुषों में जो लिंग होता है वो XY होता है, यानी 50% जो होता है, 50% जो गुणसूत्र होता है, और वही नर में 50% क्या होता है, वाई होता है। अगर रिजेक्स गुणसूत्र मादा में क्या है, समान है ना, मादा में क्या है, मादा में 50% यक्ष है और वही 50% क्या है, यक्ष है, यानी मादा में क्या है, ये मादा में समान है और नर में क्या है, ये भिन्न है। तो जाहिर सी बात है नर के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण यह नर के द्वारा ही तय हो पा रहा है कि कोई शिशु मादा होगा कि नर होगा। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि निषेचन से जुड़ी आवश्यक बातें। निषेचन यानी प्रेगनेंसी, इनसे जुड़ी आवश्यक बातें। कब निषेचन हो पाता है, कब निषेचन नहीं हो पाता है, यह हर लोगों के दिमाग में सवाल चलता रहता है। हर लोगों के दिमाग में सवाल चलता रहता है कि कब निषेचन हो पाता है, कब निषेचन नहीं हो पाता है। अब हम इसको कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, तो समझिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए कब निषेचन होता है, कब निषेचन नहीं, यानी निषेचन के लिए कुछ आवश्यक परिस्थिति होनी चाहिए। आवश्यक परिस्थिति का मतलब जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं, यानी लैंगिक संपर्क में जब से आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जब ही संपर्क करें लैंगिक संपर्क तभी वो निषेचन हो। इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, कुछ आवश्यक टाइम होते हैं, उसको बताते हैं। निषेचन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, निषेचन के लिए आवश्यक परिस्थितियां। देखिए जब मादा और नर आपस में संभोग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, समझिएगा। ये क्या है, फीमेल प्रजनन तंत्र है। ये क्या है, फीमेल प्रजनन तंत्र है। इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में पाए। ये क्या है, फीमेल का प्रजनन तंत्र है। जब ये क्या है, फीमेल का है। जब नर और मादा, देखिए जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, यानी सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, जो पुरुष का शिश्न होता है, ये क्या है, पुरुष का शिश्न, पुरुष के शिश्न से क्या होता है, पुरुष के शिश्न से वीर्य को छोड़ा जाता है। कहाँ पर छोड़ा जाता है, ये क्या है, ये भाग वेजाइना है, स्त्री की वेजाइना में पुरुष के शिश्न से वीर्य यानी शुक्राणु छोड़ा जाता है। कहाँ पर, वेजाइना में, वेजाइना में। तब इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन को बोलते हैं इंग्लिश में इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। और वीर्य सेचन में कितने शुक्राणु निकलते हैं,
यानी जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें पुरुष के पेनिस के द्वारा कितने शुक्राणु बाहर आते हैं, कितने शुक्राणु बाहर आते हैं? तो शुक्राणु आते हैं कितने हम बताए हैं, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन आते हैं, 200 से 300 मिलियन आते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, मान लीजिए इसमें शुक्राणु कोई पहुंचा, कोई शुक्राणु इस निषेचन स्तर पर पहुंचा और उसी समय शुक्राणु आया तो निषेचन हो पाता है। लेकिन हम इसके विपरीत पढ़ेंगे। होता क्या है, मान लीजिए संभोग की क्रिया हुई और अंडाणु का उत्सर्जन कब होता है? अंडाणु का उत्सर्जन होता है 14वें दिन, यानी आर्तव चक्र की जब शुरुआत किसी फीमेल में होती है तो 14वें दिन होता है। 14वें दिन क्या होता है, उनके अंडाशय से एक अंडाणु मोचित होता है और अंडाणु अगर कहाँ पहुंचता है, इस निषेचन स्थल पे। अगर निषेचन स्थल पर पहुंचा और उसी समय शुक्राणु आया तो निषेचन हो सकता है, तो निषेचन हो सकता है। अगर 14वें दिन से पहले या 14वें दिन के बाद अगर कोई पुरुष संभोग क्रिया कर रहा है तो उसमें अगर पुरुष का शुक्राणु आता है तो निषेचन होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है, पुरुष का जो शुक्राणु है इनकी शुक्राणु में कमी नहीं होनी चाहिए। पुरुष का जो शुक्राणु है इन शुक्राणु में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमने बताया था कि 200 से 300 मिलियन में से शुक्राणु क्या होते हैं, समान जनन के लिए 60% शुक्राणु समान आकार और आकृति की होनी चाहिए, समान आकार और आकृति की होनी चाहिए। कितने परसेंट? 60%। और बचे शेष 40% शुक्राणु वो तेज गतिशील होनी चाहिए, तेज गतिशील होनी चाहिए, तेज गतिशील होनी चाहिए। तब जाके शुक्राणु अंडाणु के पास प्रवेश कर पाएगा, तब जाके शुक्राणु अंडाणु के पास प्रवेश कर पाएगा। और जो चीजें हैं इसमें, जैसे अगर इसमें से हम 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़, क्या होता है 20 से 30 करोड़ इसको कह सकते हैं। अगर 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में से अगर ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ से कम है, 6 करोड़ से कम है शुक्राणु, तो भी आप निषेचन नहीं कर सकते हैं, यानी तब भी आप जीव उत्पन्न नहीं कर सकते, एक बाप नहीं बन सकते। और क्या होना चाहिए आवश्यक परिस्थितियों में, निषेचन के लिए अंडवाहिनी और गर्भाशय में कोई भी सूजन नहीं होना चाहिए। अगर अंडवाहिनी में सूजन है तो क्या अंडाशय से मोचित अंडाणु इस अंडवाहिनी तक पहुंच पाएगा? नहीं ना। अगर मान लीजिए अंडवाहिनी में सूजन नहीं है और गर्भाशय में सूजन है तो क्या जो युग्मनज बन चुका है वो युग्मनज विभाजित करके क्या एंडोमेट्रियम से चिपक पाएगा, अंतरोपित हो पाएगा, प्रेग्नेंसी कर पाएगा? नहीं होगा। यानी अंडवाहिनी और गर्भाशय में कोई प्रकार का सूजन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, संक्रमण इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बैक्टीरिया के द्वारा, कोई वायरस के द्वारा, कोई फंगस के द्वारा, कोई प्रोटोजोआ के द्वारा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए निषेचन के दौरान, नहीं तो निषेचन होना कैंसिल नहीं हो सकता, आप नए जीव बना नहीं सकते। तो हमने क्या बताया अभी तक, अब इसको लिख के बताते हैं अच्छे से। निषेचन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होगा, पहला अंडोत्सर्ग के दौरान शुक्राणु का निषेचन या अंडोत्सर्ग के दौरान या अंडोत्सर्ग के आसपास, अंडोत्सर्ग के आसपास क्या करें, संभोग की क्रिया करें। अंडोत्सर्ग के आसपास संभोग की क्रिया करें तभी आपका एक नया संतान बनेगा। दूसरा चीज, आपके जो वीर्य हैं उन वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, यानी शुक्राणु की संख्या 6 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 करोड़ से अधिक होनी चाहिए,
6 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, अंडवाहिनी में सूजन नहीं होना चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, अंडवाहिनी और गर्भाशय में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, संक्रमण नहीं होना चाहिए, संक्रमण नहीं होना चाहिए। संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप एक नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच, आज की क्लासेस यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा टॉपिक निषेचन एवं अंतरोपण में। हमने सिर्फ निषेचन के बारे में बताया, लिंग निर्धारण के बारे में बताया और निषेचन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे अंतरोपण, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको अंतरोपण के बारे में कि अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन क्या होता है। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल का, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।